Hello my dear friends, welcome to Online Engineering. This is Prakash and let me discuss over our next step of lecture. So, discussion over force analysis over a gear. That means matching of two gear between a pinion and gear. जब गियर एंड पिनियन की मैटिंग होती है, प्रॉपर मैटिंग होती है, प्रॉपर मैटिंग का कंडीशन क्या है कि ये ऊपर वाला अगर आपका पिनियन है और नीचे वाला आपका है गियर और प्रॉपर मैटिंग हो रही है, दैट मीन्स पिनियन इज अंडरस्टैंड फॉर व्हाट 1 एंड गियर को आप 2 से रिप्रेजेंट करते हो. दैट मीन्स M1 एंड M2, ये गियर के लिए M2, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. ये दोनों अगर आपस में इक्वल रहते हैं तो एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसा कि पीछे वाले लेक्चर में देखा था कि एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम केवल एक गियर का टूथ पिनियन के टूथ से क्या होगा, इंगेज होगा एक, और वो भी कहां होगा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. दैट मींस एक पॉइंट पे होगा और उसी पॉइंट को सारा का सारा मैच करोगे तो एक पिच सर्किल आपको मिलेगा. इतना आपको आपने सीखा. तो ये फोर्स एनालिसिस सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा, फोर्स एनालिसिस. फोर्स एनालिसिस ऑफ गियर हम करने वाले हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, सेंटर डिस्टेंस की कैलकुलेशन होगी. एक गियर और दूसरे गियर के बीच में सेंटर की डिस्टेंस की कैलकुलेशन होगी. अगर रिवेटेड भी गियर आते हैं तो उनके भी बीच में सेंटर की डिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे. उसके बाद एट लास्ट हम गियर की डिजाइनिंग की कंडीशन कि किस केस के लिए, किस कंडीशन के लिए हम किस तरीके से गियर को डिजाइन करेंगे, तो वो चौथा हमारा स्टेज होगा. तो ये 4 स्टेज से मैक्सिमम आपके 30 to 40% क्वेश्चन गियर के, ये इन चारों स्टेज के सीखने के बाद हम इजीली तरीके से सॉल्व कर पाते हैं. और जो लेविस इक्वेशन का यूज करके टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ गियर एज अ बीम, उसका यूज करके आप 60 to 65% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं EC एंड गेट में, तो आप वहां से कर सकते हैं. चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम फोर्स की एनालिसिस करते हैं ओवर द गियर. और ये फोर्स की एनालिसिस क्यों करते हैं, मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया कि जब हम फोर्स की एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा जो मशीन एलिमेंट है किस लोडिंग कंडीशन में है, तो फोर्सेस की या लोडिंग की एनालिसिस जब हम कर लेते हैं तब हम इजीली उसकी ड्राइंग या फिर इजीली उसके स्ट्रेंथ की हम कैलकुलेशन कर पाते हैं. इसीलिए हमें फोर्स की एनालिसिस करना जरूरी है. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाइल द डिजाइनिंग ऑफ गियर, आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न इज व्हाट, फोर्स एनालिसिस. फोर्स एनालिसिस ये चीज है हमारे पास कि फोर्स की हमें एनालिसिस करनी है ओवर द गियर. फोर्स की एनालिसिस ओवर द गियर करेंगे तो यहां पे देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला है आपका पिनियन, ये ऊपर वाला है पिनियन. पिनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट 1, और नीचे वाला है आपका गियर, गियर इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट 2. क्लियर. यहां से P इनपुट हो रहा है, P इनपुट आपके पिनियन पे हो रहा है. P इनपुट इक्वल टू क्या, अगर 1 अंडरस्टैंड है तो 2 पाई N1 T1 बाई व्हाट 60, और ये नीचे क्या होगा 2 पाई, ये जो पावर आउटपुट आपको मिलेगा, पावर आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा 2 पाई N2 T2 बाई 60, ये इतना आपको मिलेगा. चलिए, ये इतना आपको क्लियर है. पावर जब इनपुट हो रही है तो पावर जब इनपुट होगी पिनियन से, तो ये पिनियन का जो टूथ है एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, पिनियन का टूथ केवल एक ही पॉइंट पे गियर के टूथ से जाके वो मैच करेगा. तो ये वाला पॉइंट होगा. इस वाले पॉइंट को क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलोगे. डन और नॉट, इसको आप बोलोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. और ये जो फोर्स का ट्रांसमिशन होगा, मैंने अपने लेक्चर के भी स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो फोर्स का ट्रांसमिशन होगा, जो पावर का ट्रांसमिशन फ्रॉम पिनियन टू गियर, जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ फोर्स होगा. क्लियर, इन फॉर्म ऑफ फोर्स ये पावर का ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम पिनियन टू गियर हुआ. और एक एक्सिस ऑफ लाइन पे होगी, एक लाइन के थ्रू ये पूरा का पूरा ये फोर्स ट्रांसमिट होगा. और ये जब फोर्स ट्रांसमिट होगा तो फोर्स आपका ऐसे ट्रांसमिट हो रहा है. और एक प्लेन पे अगर देखोगे, अगर इस प्लेन पे अगर आप देखोगे, इस प्लेन पे अगर आप देख रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्लेन पे अगर आप देख रहे हो तो ये कैसा फोर्स है, ये आपका फोर्स है किस नेचर का है, नॉर्मल नेचर का है. दैट मींस ये आपका फोर्स नॉर्मल नेचर का है. ठीक है. और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये किस पेरिफेरी पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिल रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको कौन सी पेरिफेरी पे मिल रहा है, आप नोटिस करो, ये पेरिफेरी पे मिल रहा है व्हाट, सर्कुलर पिच पे. ये सर्कुलर पीसी, सर्कुलर पिच के पेरिफेरी पे ये मिल रहा है. और सर्कुलर पिच के अगर पेरिफेरी पे अगर ये चीज मिलती है और ये नॉर्मल फोर्स को अगर आप दो डायमेंशन में ब्रेक करते हो, तो हॉरिजॉन्टल वाला अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वाला अगर आप करोगे तो ये होगा FH, जिसको आप लिखोगे व्हाट FT क्यों लिखा, क्योंकि ये सर्किल के पेरिफेरी से होके ये फोर्स जा रहा है, तो इसलिए टेंजेंशियल फोर्स. डन, क्लियर. चलिए, और इस नॉर्मल फोर्स का अगर वर्टिकल आपने लिया तो ये जो वर्टिकल वाला फोर्स है ये किसके थ्रू होके जाएगा, किससे के थ्रू गुजर के जाएगा, ये पिनियन के सेंटर वाले पॉइंट से.
और सेंटर पॉइंट से अगर ये फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे मैच कर रहा है तो रेडियली आउटवर्ड इन डायरेक्शन हो रहा है या नहीं, तो रेडियली आउटवर्ड इन डायरेक्शन हो रहा है, तो ये जो वर्टिकल वाला फोर्स होगा इसको जाना जाएगा रेडियल फोर्स। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है माय डियर फ्रेंड्स, दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ, दो कंपोनेंट में डिवाइड होके एक तो रेडियल फोर्स बनाया और एक साथ में कौन सा फोर्स बनाया है, टेंजेंशियल फोर्स। डन और नॉट? इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके देखते हैं तो और मजा आएगा। तो एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम केवल सिंगल टूथ इज इंगेज्ड विद अदर सिंगल टूथ। पिनियन का एक अकेला टूथ ही गियर के एक अकेले टूथ से इंगेज्ड होता है एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, इतना आपको पता है। और जिस पॉइंट पे इंगेज्ड होता है उस पॉइंट को बोला जाता है क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इतना भी आपको पता है, अच्छी बात है। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा एक सर्किल पे आता है, वो सर्किल भी आपको पता है, वो सर्किल आपका क्या होता है, वो सर्किल आपका होता है पीसी, दैट मींस पिस सर्किल, वो सर्किल आपका होता है, इतना आपको पता है। और यहां से फोर्स जो ट्रांसमिट होगा माय डियर फ्रेंड्स, इसको लिखो 2 और इसको लिखो 1, क्योंकि ये 1 वाला पिनियन है और 2 वाला गियर है, इसको लिखो 1 और इसको लिखो 2, ठीक है। तो ये जो फोर्स ट्रांसमिट होगा, जो पावर पहले पिनियन में आया और वो एज ए इन फॉर्म ऑफ फोर्स वो ट्रांसमिट हुआ फ्रॉम पिनियन टू गियर, तो किस फॉर्म में हुआ, एफ एन में हुआ, एफ नॉर्मल में ये हुआ ट्रांसमिट, ठीक है। और अगर इसका हॉरिजॉन्टल लो तो एफ टी, अभी हमने देखा, तो ये रहा एफ टी, और इसका वर्टिकल लो तो ये किस फॉर्म में हुआ, एफ आर, इस फॉर्म में हुआ। और ये जो लाइन आई, ये लाइन को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे आप तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस लाइन ऐसा आपको देखने को मिलेगा अगर प्लेन की तरह इसको कट करते हो, नहीं तो अगर फोर्स अगर आपका जाएगा तो इसी तरीके से जाएगा, इस तरीके से आपका फोर्स जाएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे लाइन ऑफ एक्शन, ओके। एक प्रेशर एंगल भी आता है टर्म्स में, एक जो गियर का नॉमेनक्लेचर जनरली हम सब पढ़ते हैं उसमें एक प्रेशर एंगल भी आता है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है वही प्रेशर एंगल होता है, और जनरली ये 18 to 22 डिग्री पर फ्लक्चुएट करता है। कई जगह ये 16 to 20 भी लिखा होता है, इज इट क्लियर? कई जगह 16 to 20 डिग्री भी लिखा होता है, कई जगह 18 to 22 डिग्री भी लिखा होता है। तो ये है प्रेशर डिग्री, ठीक है, प्रेशर एंगल। 5 इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, प्रेशर एंगल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। तो ये है आपका एफ टी और ये है एफ आर, और यहां से आपका जो इनपुट हो रहा है, यहां से जो आपका इनपुट हो रहा है, यहां से जो आपका पावर इनपुट हो रहा था, और पावर इनपुट अब फोर्स के फॉर्म में हुआ, और फोर्स के फॉर्म में होके आपका टेंजेंशियल बना, टेंजेंशियल एक फोर्स आया और वो सर्किल के पेरिफेरी पे लग रहा था, पिस सर्किल के पेरिफेरी पे लग रहा था। और अगर सेंटर से देखा गया इस पिस सर्किल को तो ये रेडियस ऑफ पिस सर्किल ये मिला, और रेडियस को अगर आप ये एफ टी से मल्टीप्लाई कर दो तो माय डियर फ्रेंड्स ये आप फील कर पा रहे हो, ये दे रहा है टॉर्क, और ये अगर टॉर्क दिया, यहां से P इनपुट गया, P इनपुट FT के फॉर्म में आया, FT से रेडियस में मल्टीप्लाई होके ये टॉर्क दिया, किस गियर के लिए दिया, गियर 2 के लिए दिया। पावर आया 1 के फॉर्म में, पॉइंट ऑफ नोट करो, पावर आया 1 के फॉर्म में, P1 के फॉर्म में, F के फॉर्म में पावर आया, लेकिन वो अब टॉर्क बन चुका है 2 का। और यहां पे इस 2 वाले टॉर्क को अप्लाई करके किसमें आप अप्लाई करोगे, 2 पाई N2 और T2 बाई 60। तो इस 2 वाले ये जो वैल्यू है इसको आप इसमें पुट करोगे और इजीली क्या निकाल लोगे, पावर आउटपुट। तो ये पूरा का पूरा चैन है, इंटरकनेक्शन है, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड करके एक बार रिवाइज कर लेना। चलिए, तो ये आपने इतना देखा, तो आपको जो ये फोर्स मिला था, नॉर्मल जो ये फोर्स मिला था, दो कंपोनेंट में टूट के कैसे कैसे बने, एक जो बना टेंजेंशियल बना और दूसरा बना रेडियल, ठीक है। टेंजेंशियल एक बना, एक दूसरा बना रेडियल। अब जरा इसकी जरा कैलकुलेशन हम करते हैं, डन और नॉट? इसकी अब जरा हम करते हैं कैलकुलेशन। चलिए, फोर्सेस की अगर हम कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स एक चीज आप नोट करो कि जो पावर इनपुट है वो तो आपको पता है कि 2 पाई N1 T1 बाई व्हाट 60। इसमें P इनपुट भी आपको पता है, 2 पाई सबको पता होता है, कोई बात नहीं। N1 जो है सबको पता है, ये भी आपको पता है, 60 कोई बात नहीं। यहां से आप निकालोगे क्या, T1, यहां से आप T1 करोगे नोन, ठीक है। जब आपको T1 पता चल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो T1 इक्वल टू आप ये काम करोगे कि T1 इक्वल टू क्या लिखोगे, FT इंटू
व्हाट आर, ये डिस्टेंस जो मैंने आर आपको अभी अभी जस्ट मैंने ये आर आपको अभी अभी जो दिखाया है, ये आर, वो आप करोगे एफ टी इंटू आर इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू टी आप करोगे आर. आर इज अंडरस्टैंड फॉर व्हाट, आर इज अंडरस्टैंड फॉर व्हाट, डी बाई टू. आर इज अंडरस्टैंड फॉर व्हाट, डी बाई टू को आप लिखते हो आर से. डायमीटर के टर्म्स में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मॉड्यूल होता है वो डायमीटर के टर्म्स में होता है, इसीलिए हम डायमीटर के टर्म्स में इसको हम लिखने वाले हैं. चलिए, तो एफ टी इक्वल टू आपका जो वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2T1 अपॉन व्हाट, डी, इस फॉर्म में आ जाएगा. 2T1 अपॉन डी इस फॉर्म में आ जाएगा. और डी इक्वल टू mz आप पुट कर सकते हो. सो टी इक्वल टू एफ टी इक्वल टू क्या आप कर सकते हो, mz कर सकते हो. mz ऐसे आप कर सकते हो 2T1 अपॉन व्हाट, mz. आप इस तरीके से वैल्यू को पुट कर सकते हो. तो एफ टी इक्वल टू 2T1 बाई mz, ये इतनी आपकी वैल्यू आई. इसको आप कोड करिए. ओके, यहां पे ये T1 के लिए हम कोड कर रहे हैं, मतलब पीनियन के लिए हम देख रहे हैं. तो यहां पे जो नंबर ऑफ टीथ होगा वो किसका होगा, वो पीनियन का होगा. ओके, तो नंबर ऑफ ये टी अंडरस्टैंड फॉर टॉर्क, तो टॉर्क हमारा पीनियन का क्लियर है जो कि नोन है. तो यहां पे ये T1 हमें पता है. उसके बाद मॉड्यूल हमें ऑलरेडी पता है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ पीनियन ऑलरेडी हमें पता है. तो यहां से इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे व्हाट, यहां से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे एफ टी. और अगर एफ टी, अगर हमें एक बार अगर हमें एफ टी पता चल गया तो क्या हम इजीली एफ एन और एफ आर हम पता कर सकते हैं. यस ऑफ कोर्स पता कर सकते हैं. कैसे, एफ टी इक्वल टू हम क्या कोड करेंगे, एफ टी इक्वल टू हम ये कोड करेंगे कि एफ एन बाई कॉस फाइव, एफ एन बाई कॉस फाइव. और अगेन एफ आर इक्वल टू क्या कोड कर सकते हैं, एफ आर इक्वल टू हम कोड कर सकते हैं एफ एन अपॉन साइन फाइव, साइन फाइव. और फाइव की वैल्यू ये यहां पे होगी, जो कि कोई ना कोई वैल्यू एग्जामिनर आपका गिवन किया होगा. ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए. ओके, अब ये चीज आपको क्लियर हुआ. आपको क्या क्लियर हुआ है, आपको ये एफ टी इक्वल टू, एफ टी की जो वैल्यू थी, एफ टी इक्वल टू 2T1 अपॉन mz1, 2T1 अपॉन mz1, ये वैल्यू आपको क्लियर है. और इसके थ्रू आप Fn एंड Fr आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं. चलिए, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो, Fn एंड Fr को इजीली आप कैलकुलेट कर पा रहे हो. और ये डेटा किसके लिए था, ये सारे के सारे डेटा आपके पीनियन के लिए थे. ठीक है, ये आपके सारे डेटा पीनियन के लिए थे. ओके, अब हम गियर के लिए जरा कैलकुलेट करते हैं. चलिए, तो गियर के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हो तो सेम यही पैटर्न. तो गियर के लिए क्या करोगे, गियर के लिए आपको एफ टी कॉमन है, एफ टी जो आपके पीनियन के लिए होगा वही गियर के लिए होगा. तो एफ टी पीनियन इक्वल टू एफ टी व्हाट, एफ टी गियर इज इक्वल टू व्हाट, एफ टी फॉर्मेटिंग ऑफ टू गियर वेयर m1 is equal to m2 is equal to m and pitch circle of m1 is equal to pitch circle of m2 is equal to what, pitch circle common. तो फॉर प्रॉपर मेटिंग ऑफ टू गियर की अगर कंडीशन आती है तो जो ये जो थ्रस्ट फोर्स है, दैट मींस टेंजेंशियल फोर्स है, उस दोनों गियर के सेम होंगे साथ में, क्योंकि कोई पावर लॉस नहीं होगा. अभी वो पावर लॉस की कंडीशन भी मैं आपको बताता हूं. और दोनों का मॉड्यूल सेम होंगे, साथ में पिच सर्किल की जो भी वैल्यूज होंगी वो सब सेम होंगी. तो इनको पहले तो आप नोट करो. ठीक है, अगर एफ टी सेम हुआ, अगर आपका एफ टी सेम हुआ तब कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो गियर के लिए अब जरा कैलकुलेट करते हैं फॉर द सेम मॉड्यूल m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m. ठीक है, सो यहां पे आप कोड करो एक चीज, एफ टी इंटू आर ये किसके लिए है, ये अगेन ये पिच सर्किल के लिए है. फॉर व्हाट, फॉर गियर, ये स्पेशली फॉर गियर. ये आर अब गियर के लिए है. और वहां पे वो आर क्या था, वहां पे जो आर था वो पीनियन के लिए था. तो एफ टी इंटू आर जी इक्वल टू व्हाट, ये टॉर्क ऑफ सेकंड गियर. और एफ टी आपको पता है, आर आपको पता है. ये टॉर्क आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, यस आप कर सकते हैं. टॉर्क जब इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो पी आउटपुट भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप 2 पाई n1 बाई T2 अपॉन व्हाट 60, ये आप ऐसा करके कैलकुलेट कर सकते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, ये जो रेडियस है ये आप कहां से लेके आएंगे, क्योंकि मॉड्यूल गिवन होता है. ठीक है, अगर मॉड्यूल गिवन हुआ फॉर द मॉड्यूल ऑफ m इक्वल टू 4, अगर ऐसे आपको गिवन होगा तो डायमीटर अगर सपोज दैट नहीं भी गिवन होगा तो वो नंबर ऑफ टीथ को देगा. ये मॉड्यूल नंबर ऑफ टीथ एंड डायमीटर इन तीनों में से एक डेटा को देता है एग्जामिनर. अगर मॉड्यूल देगा,
और नंबर ऑफ टीथ देगा, तो इसको आपको खुद पता करना होगा और पता करिए और इसमें डालिए ऐसे। नहीं तो अगर ये वैल्यू देगा तो मॉड्यूल नहीं देगा, या फिर ये वैल्यू देगा तो नंबर ऑफ टीथ नहीं देगा। तो इस तरीके से होता है। तो वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से डायमीटर का आधा करना है रेडियस आएगा, रेडियस से टेंजेंशियल फोर्स को मल्टीप्लाई करके टॉर्क आएगा, टॉर्क ऑन द गियर। और टॉर्क ऑन द गियर को आप पावर के फॉर्मूले में 2πn1 t2 के फॉर्मूले में, सॉरी 2πn2 T2/60 के फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो यहाँ से P आउटपुट ऑन द गियर आ जाएगा। P आउटपुट गियर आते ही आपका पूरा का पूरा गियर रन करना शुरू हो जाएगा, मतलब इतना आउटपुट आपके गियर पे मिल रहा है। ओके, तो इसको आप पहले नोट करिए। अब चलिए एक और चीज की, एक और इसमें टर्मिनोलॉजी आती है, उसके बारे में हम जरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। गियर या फिर गियर रेशियो दैट मीन्स व्हाट, G इक्वल टू व्हाट, ये होता क्या चीज है, आपको ये चीज नोट करना है। तो यहां पे आप लिखो d2/d1 इक्वल टू z2/z1 इक्वल टू n1/n2। ये इतना होता है इक्वल टू व्हाट, ये ऑलवेज होगा कांस्टेंट, ये होगा ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज एंड ऑलवेज कांस्टेंट ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसमें बनता है दो केस, ठीक है, कि इसमें बनता है दो केस कि अगर इफिशिएंसी 100% है आपके मैटिंग ऑफ द टू गियर्स। मैटिंग ऑफ टू गियर्स का मतलब क्या, ये ऊपर वाला पिनियन और नीचे वाला गियर, ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का। और ये अगर मैटिंग ऑफ टू गियर बिल्कुल 100% श्योर है, दैट मीन्स M1 एंड M2 आपस में इक्वल है, क्लियर। दैट मीन्स M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M है, मैटिंग ऑफ टू गियर 100% परफेक्ट है। और तो इस कंडीशन में अगर इफिशिएंसी 100% होती है तो आप ये जो गियर रेशियो है इसके बीच में रिलेशन को आप फाइंड करिए, क्योंकि अगर ये रिलेशन अगर आपको पता रहता है तो आप इजीली सारे डेटा को पुट करके, जैसे कि कोई 3 डेटा गिवन होंगे, चौथा डेटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये गियर रेशियो ये बिल्कुल बेसिक है, थ्योरी ऑफ मशीन का आपने पढ़ा भी होगा। तो ये गियर रेशियो का मतलब ये होता है कि रेशियो बिटवीन डायमीटर विद रिस्पेक्ट टू रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टूथ ऑफ द गियर एंड विद रिस्पेक्ट टू रेशियो बिटवीन द RPM revolution velocity of what gear and at last। अब यहां से एक और रिलेशन आएगा टॉर्क का, ये इफिशिएंसी से टॉर्क का रिलेशन आता है, तो उसके बारे में ही हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि टॉर्क से ही पावर इनपुट या पावर आउटपुट हम वैल्यू की कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इफिशिएंसी के बिहाफ पे हमें टॉर्क निकालना है। इज इट राइट और रॉन्ग कि इफिशिएंसी के हिसाब से ही हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। अगर सपोज दैट फॉर द एग्जांपल कि अगर हम टॉर्क इनपुट या फिर पावर जो इनपुट अगर हम सपोज दैट 4 यूनिट करते हैं और इफिशिएंसी मैकेनिकल इफिशिएंसी अगर 100% हुई तो 4 किलोवाट ही हमारा आउटपुट पावर होगा। दैट मीन्स अगर फॉर द एग्जांपल समथिंग इज दैट कि 2 न्यूटन मीटर टॉर्क अगर इनपुट हो रहा है तो आउटपुट भी एट 100% मैकेनिकल इफिशिएंसी हमारा जो टॉर्क आउटपुट भी होगा वो भी क्या होगा, 2 न्यूटन मीटर ऐसा होगा। इज इट राइट और रॉन्ग, राइट। चलिए, बट अगर इफिशिएंसी हमारी जो मैकेनिकल इफिशिएंसी है, मैकेनिकल इफिशिएंसी इज नॉट इक्वल टू 100% अगर है, अगर ये 100% नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स पावर की कैलकुलेशन या फिर पावर की रिलेशन या फिर टॉर्क की रिलेशन की जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं अंडर व्हाट, अंडर गियर या फिर वेलोसिटी रेशियो, तो हमें इफिशिएंसी को कंसीडर करना पड़ता है। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 2 केस बना। हम यहाँ पे बिना एफिशिएंसी का कैलकुलेशन किए हम यहाँ पे इजीली रिलेशन को नहीं लिख सकते हैं। जिस तरीके से ये रिलेशन लिखा है उसी तरीके से हम इजीली T2/T1 को या फिर T1/T2 ऐसा नहीं कर सकते हैं विदाउट द यूजिंग और विदाउट द एनालिसिस ओवर मैकेनिकल एफिशिएंसी वी नेवर राइट लाइक दैट। चलिए, तो इसके लिए 2 केस बनता है। एक तो 100% एफिशिएंसी का केस बनता है, 100% की इफ मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 100%, एक तो ये केस बनता है। और दूसरा जो आपका केस बनेगा कि इफ मैकेनिकल एफिशिएंसी इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 100%, कि अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी आपका 100% नहीं है तब क्या हो रहा है, और अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी आपका 100% है तो तब क्या हो रहा है। डन, क्लियर। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या कहता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, कि आपने कितना मैकेनिकल एफिशिएंसी, अगेन आई विल राइट दैट कि ये क्या होगा, पावर आउटपुट मैंने आपको बता भी रखा है। अभी तक मैंने जितना मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ आपको सब लग रहा है कि हाँ पढ़ा है। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने डिस्कशन में ही, शुरुआत के डिस्कशन में ही मैं सारी के सारे पर्सपेक्टिव को आपके आंखों के सामने खोल दिया था। तो इसलिए सारी की सारी चीजें आपको लग रही है कि कोई भी चीज नया नहीं है। तो इसी तरीके से हमें सेल्फ ड्राइव करते हुए चीजों को चलना है, ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें खुद सोचना है कि हाँ इसके बाद ऐसा क्यों आएगा, और उसके बाद ठीक है तो चलो ऐसा करते हैं।
तो अगर ये थॉट रहेगा और इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हम इजीली एग्जामिनेशन हॉल में भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा रिपीटेड पैटर्न का ही क्वेश्चन हो, और रिपीटेड पैटर्न का भी होता है तो वहां सेल्फ माइंड चलाना पड़ता है, कन्वेंशनल में तो स्पेशली। तो हमें सेल्फ जनरेशन एंड सेल्फ टैकलिंग ऑफ न्यूमेरिकल हमें आना चाहिए। ये गेट में तो हमेशा हमें नया ही फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलता है, तो हमें सेल्फ टैकलिंग, सेल्फ ड्रिवन कैपेसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कि सेल्फ ड्रिवन कैपेसिटी अगर हमें अपने आप में रखना है तो हमें हर चीज पढ़ते समय ये क्लियर होना चाहिए कि नेक्स्ट आगे क्या आने वाला है, और आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है, और हम ऐसा सोच क्यों रहे हैं, और ऐसा, और वो फीलिंग भी आनी चाहिए कि हाँ ऐसा अब सोचना जरूरी है, ऐसा अब हमें सोचना चाहिए, तो वो फीलिंग आनी जरूरी है। तो उससे क्या होता है, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट कि पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। दैट मींस कि हम जितना दे रहे हैं उसका कितना बाहर आ रहा है। तो कितना बाहर आ रहा है पी आउटपुट, और कितना हम दे रहे हैं पी इनपुट, ये हम दे रहे हैं। डन, क्लियर। तो यहां से ये एक चीज सामने आई, तो पी आउटपुट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी आउटपुट इक्वल टू आप लिख सकते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू पी इनपुट, ऐसा आप लिख सकते हैं। और मैकेनिकल एफिशिएंसी अगर 100% है, अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी 100% है, दैट मींस व्हाट कि पी आउटपुट इक्वल टू पी इनपुट। ये आप ऐसे कोड कर सकते हैं, ये आप ऐसे कोड कर सकते हैं कि पी आउटपुट इक्वल टू पी इनपुट, ऐसा कोड कर सकते हैं। और पी आउटपुट इक्वल टू पी इनपुट में अगर आउटपुट का फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो ये क्या आता है, 2 पाई n2 T2 अपॉन 60, और ये इक्वल टू क्या आता है 2 पाई n1 T1 60। ये इस तरीके का आता है, जहां से 2 पाई आप कैंसिल करोगे, और ये n2 अपॉन n1, दैट मीन्स ये n1 अपॉन अगर n2 आप एक साइड में लिखो और यहां लिखोगे तब T2 बाई T1, ये इस तरीके से लिखोगे। So my dear friends, for 100% efficiency, N1 upon N2 equal to what? T2 by T1. N1 upon N2 equal to T2 by T1 for 100% efficiency. तो यहाँ पे अगर 100% efficiency होती है तो N1 by N2 equal to what? T2 by T1 आप लिख सकते हो। क्लियर? अगर 100% efficiency होती है तो आप गियर रेशियो पूरा का पूरा अगेन आप लिखो, तो D2 by D1 आप लिखोगे इक्वल टू व्हाट? Z2 by J1 equal to what? N1 by N2 is equal to what? T2 by T1 आपने ऐसे लिखा क्योंकि ये यहाँ पे आपने T2 by T1 फाइंड किया है N1 by N2 के इक्वेट में। चलिए अब केस नंबर सेकंड की बात करते हैं कि जब मैकेनिकल एफिशिएंसी इज नॉट इक्वल टू 100%, अगर ये 100% नहीं है तब क्या होगा। तो चलिए दैट मीन्स कुछ है, ओके। तो अगर P आउटपुट की अगर हम बात करें, P आउटपुट की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू P इनपुट। ये इस तरीके से भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। चलिए P आउटपुट की जो वैल्यू होती है वो क्या हम लिख सकते हैं, वो हम डायरेक्ट अगर लिख सकते हैं तो N2 T2 बाय लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 60 ये सब तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे। तो N2 T2 और यहाँ से ये एफिशिएंसी ये वैल्यू आप लिख के डायरेक्ट ये N1 इंटू T1 ऐसे भी आप डायरेक्ट पूरा ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से N1 बाई N2 को बाइफरकेट कर लो। N1 बाई N2 को बाइफरकेट किया तो T2 बाई T1 इधर आ गया और साथ में मैकेनिकल एफिशिएंसी इस साइड आ गया और इधर क्या आ गया, N1 बाई N2 आ गया। ये इतना आपको मिल गया। तो N1 बाई N2 के जगह पे आप मैकेनिकल एफिशिएंसी एज अ फ्रैक्शन आप मल्टीप्लाई करोगे। तो इस वाले केस में जो सेकंड वाला जो केस है माय डियर फ्रेंड्स, जो ये सेकंड वाला केस है, इसमें आप गियर रेशियो, इसमें आप D2 बाई D1 लिखोगे, इसमें आप D2 बाई D1 लिखोगे इज इक्वल टू Z2 बाई Z1 लिखोगे इज इक्वल टू N1 बाई N2 लिखोगे, N1 बाई N2 लिखोगे इक्वल टू व्हाट, T2 बाई, यहां नोटिस करने वाली चीज है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू T1, आप ये इतना लिखोगे। ये चीज यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसका यूज क्या है, ये आखिर में कह क्या रहा है, उसके बारे में हम बात करें कि ये आखिर में कह क्या रहा है, ये आखिर में कह क्या रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज कह रहा है कि आपने जो सप्लाई किया टॉर्क, ये जो आपने टॉर्क जो सप्लाई किया है T1 एज ए इन फॉर्म ऑफ इनपुट, वो कितना सप्लाई किया है, F2 इंटू R, ये आपने सप्लाई किया है, F2 इंटू R ये आपने सप्लाई किया है। डन, इज इट ओके, क्लियर। बट आपको रियल में कितना सप्लाई हो रहा है, आपका रियल में जो सप्लाई हो रहा है वो आपका इतना सप्लाई हो रहा है, इतना आपका रियल में सप्लाई हो रहा है।
क्योंकि ये फ्रैक्शन में होगा, ये डेसिमल में होगा, तो डेसिमल में अगर इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 0.98 है तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जानी है, 0.98 आ जाएगी, या फिर ये जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 9.8 आ जाएगी, मतलब इससे ये कम रहेगी। दैट मीन्स व्हाट, ये जो T1 जो वैल्यू है हमेशा ऑलवेज ग्रेटर रहेगा T2 से। दैट मीन्स कि आपके जो गियर पे जो पावर आउटपुट मिलने वाली है, वो जो गियर पे जो पावर आउटपुट मिलने वाली है ऑलवेज लेस देन पावर इनपुट ओवर पिनियन। अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी इज नॉट इक्वल टू 100%, इज इट लेस देन 100%? अगर ऐसा केस होता है तो ये इसकी है ओवरऑल एनालिसिस, ये इसकी है माय डियर फ्रेंड्स ओवरऑल एनालिसिस। तो ये है लोड एनालिसिस, टॉर्क एनालिसिस, पावर एनालिसिस, चाहे जितनी भी टाइप्स के गियर में कंडीशंस आ सकते हैं लोडिंग एनालिसिस का, उसको हमने करके देखा। और इसका यूज करके हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग ऑफ व्हाट, लेविस इक्वेशन। हमने नॉमेनक्लेचर भी देखा, कंस्ट्रक्शन भी देख लिया। नॉमेनक्लेचर देखा तो सारे कंस्ट्रक्शन एंड पैरामीटर्स एंड उसके जो भी डेटास थे वो सब क्लियर आ गए। उसके बाद लोडिंग एनालिसिस हमने देख ली। अब एक चीज और बचता है, मेजरमेंट, कि सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम वन गियर टू अनदर गियर, सेंटर डिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट करें। तो उसमें गियर की हम थोड़ी सी मेजरिंग करेंगे, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है हमारा डिजाइन चार्ट जब रेडी होता है तो वहां पे यूज होता है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सेंटर डिस्टेंस की कैलकुलेशन ओवर अ सिंपल गियर ट्रेन एंड रिवेटेड गियर ट्रेन पे, कॉम्प्लिकेटेड पे भी हम देखेंगे, क्योंकि गेट में उस पे भी क्वेश्चन आ गया 2008 में। तो काफी अच्छा गेट में जो 2008 में जो क्वेश्चन आया था वो काफी अच्छा आया था। साथ में हम हर एक लेवल के एग्जाम को ही कवर कर रहे हैं, बट हमारा जो मेन फोकस है कि सबसे अपर लेवल को अगर हम कवर करते हैं तो लोअर लेवल बिल्कुल हमारे लिए हलवा होता है, जैसा कि मैंने आपको बता भी रखा है अपने इंटरेक्टिव सेशन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो सेंटर कैलकुलेशन पे होगा। वहां पे हम गियर की कंस्ट्रक्शन में कैसे मेजरमेंट किया जाता है वो हम देखेंगे। अभी तक हमने गियर की बेसिक्स देखी, वहां से थ्योरी ऑफ मशीन के सारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए नॉमेनक्लेचर को समझा, और गियर के नॉमेनक्लेचर को क्लियर करते हुए सारे के सारे लोडिंग कंडीशन को देख लिया अभी इस लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके मेजरमेंट स्केल्स को देखेंगे, और मेजरमेंट स्केल्स जहाँ क्लियर हुआ तो हमारे पास सारे के सारे डेटा हमारे सामने है, क्योंकि हमने गियर की लोडिंग एनालिसिस कर ली है, गियर की नॉमेनक्लेचर दैट मींस बेसिक्स भी जान गए हैं, गियर की कंस्ट्रक्टिव मेजरमेंट डेटाबेस हमने ले लिया है। तो अब डायरेक्ट हमें स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाना है, दैट मींस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अप्रोच को फॉलो करते हुए लेविस इक्वेशन में घुसना है और गियर को डिजाइन करना शुरू करना है। डन ना? नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेशन एंड रिवेटेड गियर ट्रेन। ये फोर्सेस एनालिसिस फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेशन एंड रिवेटेड गियर ट्रेन, इस पे होगा। और एट लास्ट हम लेविस में एंटर करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ विच पॉइंट, दिस पॉइंट कंसिडरेशन अंडर डिजाइन ऑफ गियर, दैट मींस लेविस इक्वेशन में हम एंटर कर जाएंगे। कुछ पॉइंट्स होंगे उसको कंसीडर करते हुए लेविस इक्वेशन में एंटर कर जाएंगे, और यहां से गियर टूथ की स्ट्रेंथनिंग हम कैलकुलेट करना एज अ प्रिज्मेटिक बार करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जो हमारा होगा लेक्चर वो सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेशन एंड रिवेटेड गियर ट्रेन। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को डायरेक्टली बोल सकते हैं। सारे के सारे जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका क्लास नोट्स बिलो लिंक, जो इस वीडियो के बिलो लिंक में जो एक मेंशन है उसमें सारे के सारे क्लास नोट्स गिवन है। आप वहाँ से उसके एज ए फॉर्म ऑफ PDF वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसको आप प्रेस करके आप डायरेक्ट एक लिंक जनरेट होगा जिसके थ्रू आप वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप ये जो नोट्स हैं आप उसको अपलोड कर सकते हो। नोट्स को सामने रख के आप जो वीडियो सुनोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। नहीं तो खुद से नोट्स बनाना इज़ अ बेटर वे टू सक्सेस। आप जो यहाँ सुन रहे हो उसके बाद खुद ब्रेन से जनरेट करके जो आप नोट्स बनाते हो उससे आपकी मेमोरी स्किल अच्छी होती है। मेरे नोट्स का कोई यूज़ नहीं है आपके लिए, अगर मैं सच बोलूँ तो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी दिक्कत हो तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है 9125935774 9125935774। इस पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, या फिर मेरे मेल पे आपको अपने कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरी मेल आईडी पे आपको कर देना है PROFESSORPC01@gmail.com। तो आपको इस पे कर देना है। और डेली अपडेट के लिए आपको PC स्टडीज करके PC स्टडीज ऐसे करके एक टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ से डेली
आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग, कीप हेल्दी एंड कीप इंजॉइंग. ठीक है. सो थैंक यू.